नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सभी प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं और वह जो है आरआरबी ग्रुप डी की यानी तैयारी करना चाहते हैं, तो वह सभी साथी जो है कि जुड़ेंगे यहाँ पर और हम लोग जो है डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे और सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। तो आज से दोस्तों हम लोग विज्ञान के यानी कि साइंस के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे साथियों। तो आप सभी साथियों से बस मेरा एक अपील है कि आप जो इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए साथियों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है? प्रतिरोध का, धारा का, कार्य का और आवेश का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी दोस्त जो है वह कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह जो है प्रतिरोध का होगा। यानी कि दोस्तों V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यानी कि अगर हम बात करें R की तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं V जो है वह वोल्ट और I जो है धारा यानी कि एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर वह जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों, तो यह जो है प्रतिरोध का मात्रक होगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य और संवेग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि संवेग जो है वह संरक्षित रहता है। किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति पर परिणामी बल का मान शून्य तथा उसमें जो संवेग है वह संरक्षित रहता है। प्रकाश की गति बताना है दोस्तों कि निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होती है? हवा में, पानी में, निर्वात में और कांच में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि प्रकाश की गति अधिकतम जो है वह निर्वात में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पानी में 2.25 × 10⁸ और कांच में 2 × 10⁸। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम, पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चौथा प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका क्या बदल जाता है? आवृत्ति, चाल, तरंग दैर्घ्य और रंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी उसकी जो चाल है वह बदल जाती है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है और इसकी चाल निर्वात में अन्य माध्यमों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। और यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और तारपीन के तेल में जो प्रकाश की चाल है वह 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? लाल, हरा और पीला और बैंगनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन जो है वह अधिकतम होगा। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है और लाल रंग का न्यूनतम होता है। दोस्तों तो आप यह भी याद रखेंगे कि बैंगनी का सबसे ज़्यादा और लाल का सबसे कम होता है। जब एक प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने संघटक रंगों में विभाजित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं, तो यहाँ पर बताना है कि उनका जो टोटल यानी कि उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जब लगाया जाता है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r होता है। तो आप यहाँ पर 1/r यानी कि हम 1/9 + 1/9 + 1/9 कर देंगे तो 3/9 यानी कि 3/9 और 3/3 यानी आर की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 3। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा दोस्तों वो 3 ओम के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? यानी कि कोर यानी क्रोड की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, क्रोड की चुंबकशीलता को बढ़ाने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा को बढ़ाने तथा सक्षमता को सुधारने के लिए।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प सी यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए एक परिणामित्र का कोर पटलित किया जाता है। अब दोस्तों ये परिणामित्र है यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तथा कोर को पटलित यानी कि लेमिनेशन किया जाता है जिससे ट्रांसफार्मर में होने वाली भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। कोर की विशेषताएं निम्न होती हैं: उच्च चुंबकशीलता, कम हिस्टोरेसिस हानि, कम भंवर हानि और उच्च विद्युत प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर भंवर धारा हानि को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का कोर है वह लेमिनेटेड यानी कि पटलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन का, रेडार का, बल्ब का और रेल इंजन का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सा शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बायोइकोलॉजी और डेस्मोलॉजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी यानी कि पुरुषों में बंझापन व यौन रोगों का अध्ययन। बाइकोलॉजी दोस्तों प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। और एस्टाकोलॉजी जो है क्रैफिश का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी के अंदर शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। X और Y गुणसूत्र किसी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं और महिलाओं में XX गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कौन सी गति कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो क्रमाकुंचन, जठर संबंधी, दोलनी और अनुशिथिलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि क्रमाकुंचन। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। मुखगुहा से लार में सना हुआ भोजन निग द्वारा यानी गुलेट के द्वारा ग्रास नली में पहुँचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशीय या संकुचनशील होती है और भोजन के पहुँचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसको क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि खाली स्थान गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद क्या होता है? काल्मनर एपिथीलियम, पैरेनिकाइमा, क्यूबोइडल एपिथीलियम और स्क्वैमस एपिथीलियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि क्यूबोइडल एपिथीलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। क्यूबोइडल एपिथीलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इन क्यूबोइडल कोशिकाओं में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। क्यूबोइडल कोशिकाएं गुर्दा नलिकाओं, ग्रंथियों की नलिकाओं, अंडाशय और थायराइड ग्रंथियों में भी पाई जाती है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणुओं और अंडाणुओं मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं जो गर्भाधारण का प्रथम चरण होता है। फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा बच्चेदानी में खुलता है तथा दूसरा सिरा अंडाशय के ऊपर खुलता है और यह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। हाँ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है और आरआरबी ग्रुप डी की 22,000 से अधिक भर्तियों का विज्ञापन निकला है। तो आप सभी साथी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप एग्जाम फर्स्ट चैनल से भी जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको आरआरबी ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी वह जो है आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? बड़ी माता, रेबीज, एड्स और एंथ्रेक्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि एंथ्रेक्स जो है वह जीवाणुओं के कारण होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं एक लिस्ट की जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियों में कौन कौन सी बीमारी आती है। एंथ्रेक्स आता है, हैजा आता है, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस और टाइफाइड। वहीं पर वायरस यानी कि विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा,
पोलियो आदि सभी जो है वह विषाणुओं से होने वाली बीमारी होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरागोयरा और क्लेमाइडोमोनास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग के क्लोरोफाइटस समुदाय का एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्लोरोफाइसी वर्ग का ही शैवाल वॉलवॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहता है और कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के किस रूप में संग्रहित करते हैं। प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलेडोन और भ्रूण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि कोटिलेडोन। यहाँ पर हम देखेंगे कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद्य को बीज के बीजपत्रों में संग्रहित करते हैं। उल्लेखनीय है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं और बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष तथा एक अथवा दो बीजपत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि फूल में पुष्प योनि है उभयलिंगी, एकलिंगी, मादा जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि फूल में पुष्प योनि मादा जनन तंत्र कहलाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पुष्प में स्त्री केसर मादा जनन भाग होता है। जायांग पुष्प योनि पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर या बहुस्त्री केसर हो सकते हैं और प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि त्वचा में। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर की त्वचा में मौजूद होती हैं। त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। इन्हें पोक्राइन श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि कहते हैं। पसीने में 99% पानी और थोड़ी मात्रा में नमक, प्रोटीन और यूरिया होते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव, प्लाज्मा, गैस और ठोस। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी जो है कमेंट करेंगे साथी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि ठोसों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे दोस्तों कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। 255.025, 25.255। तो दोस्तों यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर फार्मूला लिखें तो ये क्या होता है दोस्तों H2SO4। अब दोस्तों अगर इसका अणुभार हम ज्ञात करें तो यह दोस्तों कितना आता है 98 आता है। अब हमको बताना है कि 25 ग्राम, तो यहाँ पर 25 जो है 98 का कितना परसेंट होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि 0.255 मोल जो है वह होते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान बताना है। तो पानी का एक अणु क्या होता है दोस्तों H2O होता है। तो यहाँ पर 2 गुणे हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है 18 यूनिट होगी। तो हम अगर 5 यूनिट की बात करें दोस्तों तो 18 गुणे 5 यानी कि 90 यूनिट जो है होगा पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, यानी कि हमको ऑक्सीजन OF, AS, BI, H, हीलियम, AR और K। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक यानी AS यानी कि आर्सेनिक तथा बिस्मथ यानी कि BI में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं और जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। तो आर्सेनिक और बिस्मथ। N2 यानी नाइट्रोजन के अणुओं में क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच क्या होता है तिहरा बंध होता है। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के समूह 15 का अधातु तत्व है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और सभी जीवित पदार्थों का एक घटक है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है और नाइट्रोजन की खोज स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में की थी।
प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक विलयन, एक क्षारीय विलयन है जिसके कारण यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 25 और इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न कि शुष्क बर्फ क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड NaCl स्फटिक -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमी बर्फ और ठोस H2O। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ सामान्यतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दाब पर ठंडा करके बनाया जाता है। शुष्क बर्फ पिघलती नहीं है और यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट देखा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पर 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो आरआरबी ग्रुप डी के लिए तो जो है प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम डेली जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे और सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। तो इस तरह से साथियों आप जुड़कर धीरे धीरे अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बना पाएंगे। और दोस्तों आप जितने से ज़्यादा आप प्रश्नों से फेमिलियर होंगे, यानी जितने से ज़्यादा प्रश्नों का आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप अपने एग्जाम हॉल में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।